एक बड़ी खबर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। पहाड़ से टूटी चट्टान, हाईवे बंद होने से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। गंगोत्री नेशनल हाईवे गंगनानी सुनसर के पास आज सुबह बड़ी चट्टान टूटकर गिर पड़ी और चट्टान टूटने से भारत तिब्बत सीमा का मुख्य मार्ग बंद हो गया। उपला, टकनोर, गंगोत्री धाम, नेलोंग, कोपांग का मार्ग बंद हो गया है। बीआरओ की टीम और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गई है। चट्टान बड़ी मात्रा में टूटने से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हुई है। और सभी भाई लोगों से ये निवेदन है कि आज कोई भी ना आए इधर, और रोड भी पूरी टूट रखी है। ये देखिए किस तरह से उत्तरकाशी में बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर पड़े हुए हैं। मलबा ये पूरी तरह से ब्लॉक है। लोगों ने वीडियो शूट किया है, एक दूसरे को लोग अलर्ट कर रहे हैं कि इस रास्ते से कोई ना जाए। कुछ गाड़ियां हैं जो दूर फंस गई हैं क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से टूट करके बंद हो गया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है जो कि टूट करके बंद हो गया है। सुनगर में रोड बंद हो चुकी है और बहुत तकड़ी रोड बंद हो रखी है। करवन अभी सुबह 4 बजे टूटा है और इस हाईवे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि काफी समय लगेगा इसको वापस से चालू करने में, इस मलबे को यहां से हटाने में। चट्टान खिसकने के कारण बड़े बड़े पत्थर टूट करके गिर पड़े, मलबा ऊपर से नीचे आ गया, जिसके कारण न सिर्फ हाईवे टूट गया बल्कि इस मलबे के इकट्ठा होने के बाद आने जाने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। ये रोडें पूरी जा चुकी है। आप आज ये देखिए किस तरह ये पूरी सड़क टूट गई है। दूर गाड़ियां रुकी हुई हैं जो इस रास्ते से आगे जाने वाली थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से ठप है। गंगोत्री नेशनल हाईवे का ताजा हाल इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बंद हो चुकी है और बहुत तकड़ी रोड बंद हो रही है। अगली खबर देहरादून से। आज भी भाजपा की कई बैठक है। पार्टी नेताओं से मिलेंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सीएम तीरथ रावत प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी वो मंथन करेंगे। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के बाद आज भी भाजपा की कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। बीएल संतोष तीरथ सिंह रावत के साथ बैठक करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी के कई नेताओं के साथ भी मिलेंगे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष। और खास तौर पर चर्चा संगठन को लेकर, उत्तराखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल, विधानसभा चुनाव है सूबे में, उसे लेकर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस बैठक में होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा ऑफिस में सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक है। दोपहर 1 बजे राज्यपाल से मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद होंगे। रात 8 बजे पार्टी कार्यालय में अलग अलग नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। रात्रि भोजन सीएम के साथ होगा और सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना हो जाएंगे बीएल संतोष। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, आने वाले साल में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीएल संतोष यहां पर है और आज भी मैराथन बैठक सुबह से लेकर रात तक चलने वाली है। क्या बात सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी होगी या फिर मौजूदा हालात, हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है, सरकार यहां पर जो है वो अब मुख्यमंत्री नए हैं, उनका भी कार्यकाल जो है वो कुछ महीने का होने जा रहा है, उस पर भी कुछ रिव्यू हो सकता है, आगे के कुछ दिशा निर्देश हो सकते हैं। क्या मंथन इन बैठकों में चलेगा? आस्था, देखिए कल कोर कमेटी की बैठक थी और सरकार के और संगठन के तमाम एजेंडों पर उन पर बातचीत हुई है। और ये हुआ है कि अभी जो कोविड काल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और हर क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनको कैसे राहत दी जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पीपल कनेक्ट, ये जनता से अब सीधे जोड़ने के लिए एक मतलब आह्वान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, जो बहुत दिनों से निष्क्रिय पड़े हैं, कि आप जाइए और पब्लिक से जुड़िए और बूथ लेवल पर जाइए, बूथ लेवल के लोगों से बात करिए। जो लोग इस पार्टी की रीढ़ हैं, जो कैडर हैं इसका, तो उनसे जो संवाद सरकार और संगठन का खत्म हो गया था, उसको एक दोबारा नए सिरे से शुरू करने की कोशिश हो रही है। आज भी जैसे अभी 10 बजे बीएल संतोष एक छोटे से कार्यक्रम में भाग लेंगे, वहाँ से बहुत सारी खाद्यान्न भरी गाड़ियों को पहाड़ के जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। उसके बाद 12 बजे पार्टी कार्यालय में सोशल मीडिया की पूरी टीम के साथ बीएल संतोष और मदन कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये तीनों सोशल मीडिया टीम के साथ बैठेंगे और घंटों तक उस बात पर बातचीत करेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम
बहुत बेहतर तरीके से बहुत कम समय में उत्तराखंड में काम कर गई है। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी उनका जो एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म है वो किस तरह से वीक होता जा रहा है। उसके बाद आस्था मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा संशोधन करूंगा कि इस बैठक के बाद लगातार एक सिलसिला शुरू होगा अकेले अकेले नेताओं से बात करने का, और ये सिलसिला रात 8 बजे तक चलेगा। और इसमें मंत्री भी होंगे, विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे, संगठन के पदाधिकारी भी होंगे। बीएल संतोष ने 1 बजे से रात 8 बजे तक पूरा समय आरक्षित रखा है कि अकेले अकेले नेताओं से बातचीत होगी। और क्षेत्र से जो अपने क्षेत्र में विधायक गए हुए थे, अपने क्षेत्र में जो मंत्री गए हुए थे, वो सब आज देहरादून आ रहे हैं और देहरादून आने पर उनकी भी 1 to 1 बातचीत होनी है। और सभी को कहा गया है कि किसी को अगर कोई सुझाव देना है, कोई प्रस्ताव देना है, तो वो अकेले में जाकर बीएल संतोष से जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद ये 1 बजे के बाद शुरू होगा, चूंकि 1 बजे राज्यपाल महोदय से मिलने बीएल संतोष जाएंगे। वहां पर एक छोटी सी शिष्टाचार भेंट होगी और उस राजभवन में मुलाकात के राज्यपाल से मुलाकात के बाद ये नेताओं के साथ 1 to 1 एक मिलने का सिलसिला जारी होगा। और फिर 8 बजे रात्रि भोज सीएम आवास पर सीएम के साथ होगा। आस्था, ये तो सारा शेड्यूल मैंने आपको बताया है, लेकिन चूंकि बीएल संतोष बहुत ही ताकतवर नेताओं में माने जाते हैं संगठन में और उनका काफ़ी दबदबा है। और जैसा हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन एक बहुत ही शक्तिशाली पोस्ट होती है। तो उसका अचानक देहरादून आना, अचानक 3 दिन यहाँ पर प्रवास करना और लोगों से मिलना, 1 to 1 भी मिलना, सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा करना, ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इस पृष्ठभूमि को मजबूत करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और ये पृष्ठभूमि है आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी परीक्षा देने जा रही है। आपने सत्ता परिवर्तन भी कर दिया है। सत्ता परिवर्तन के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है, आप क्या परिणाम लोगों को दे रहे हैं, उत्तराखंड को सत्ता परिवर्तन से क्या मिला? और पहले जो 4 साल पार्टी के हिसाब से, चूंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बदलाया तो वो बेकार ही गए हैं। तो ये सारा जो कैलकुलेशन होगा, कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी बसपा और आम आदमी पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ने जा रही है, वो सब हिसाब मांगने के लिए बैठे हैं। तो ये उसी चीज़ की कसरत है, उसी चीज़ की मशक्कत है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये एक बहुत मजबूत पृष्ठभूमि तैयार करने की एक कोशिश हो रही है। और विधानसभा चुनाव की ये पृष्ठभूमि कितनी मजबूत होगी ये तो चुनाव परिणामों से ही पता चलेगा, लेकिन एक कोशिश शुरू हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आज चर्चा का विषय रहेंगे। आप उन सब पर नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जुड़े हमारे साथ रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। उधर देहरादून में आज तीरथ रावत कैबिनेट की बैठक होनी है। सुबह 11 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कोविड कर्फ्यू को लेकर उस पर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। वात्सल्य योजना, कोविड से जुड़े कई मसलों पर मुहर लग सकती है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कोविड कर्फ्यू पर फैसला लिया जा सकता है। कोरोना के मौजूदा हालात पर भी चर्चा होगी। आज सुबह 11 बजे सेक्रेटरिएट में यह बैठक होने जा रही है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, बताइएगा, अभी जो कोरोना कर्फ्यू है उसको बढ़ाने को लेकर भी मंथन चलने वाला है, और साथ ही ये भी अहम है कि मौजूदा स्थिति क्या है उत्तराखंड में कोरोना की, उससे जुड़े हुए क्या फैसले हो सकते हैं? आस्था, देखिए, जो कोविड कर्फ्यू चल रहा है वो इस पूरे महीने के लिए तो है ही, लेकिन आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात पर एक चर्चा होगी कि इस कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाना है कि नहीं। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब से कोविड कर्फ्यू शुरू हुआ है तभी से एक जो बूम आया था, जो यहाँ पर 9,500, 9800, 10,000 के आसपास तक भी आंकड़े यहाँ पहुँचे इस छोटे राज्य में। तो जैसे कोविड कर्फ्यू को सख्ती से पालन किया गया तो उसके बाद संख्या में गिरावट आनी शुरू हो गई। तो अब इस विषय पर भी आज बहुत गहन चर्चा होनी है कि कोविड कर्फ्यू को आगे किस रूप में, कितने समय तक लागू करना है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आने की उम्मीद है, जिसको मंजूरी कैबिनेट की मिल सकती है, कि पूरे देश में आवासीय भवनों के नक्शों का जो फीस होती है उसको कम किए जाने का एक प्रस्ताव आ सकता है। उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो अगर ये प्रस्ताव आता है और फीस कम होती है तो प्रदेश के कई लाख लोगों को एक साथ बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, वात्सल्य योजना, जो पिछले दिनों सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी अनाथ बच्चे कोविड की वजह से हो गए हैं, जिनके माता पिता कोविड से मर गए हैं, हालांकि इस चीज़ का भी एक अलग मैथमेटिक्स है, सरकार को ये एक निष्कर्ष पर जाना होगा कि कोविड से मरने वालों को ही अगर ये फ़ायदा इस वात्सल्य योजना का दिया जाता है तो उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी होगा। हम देख रहे हैं कि पहाड़ से लेकर देहरादून और हरिद्वार तक बहुत सारे परिवार ऐसे हैं तो जिनके माँ बाप चले गए हैं और वो अनाथ हो गए, उनको सर्च करना और क्या वाकई कोविड से मौत हुई है इसको करना। और फिर एक मानवीय पहलू ये है, अगर कोविड से नहीं हुई और कोविड का काम करते हुए कोई दुर्घटनावश किसी की मौत हो गई है तो क्या इस वात्सल्य योजना में उनको शामिल किया जाएगा?
और इसके अलावा बहुत सारी एक योजनाएं इसमें आज आने की उम्मीद है। चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शहर में ही हैं, देहरादून में ही हैं, तो मंत्रिमंडल की बैठक में आज जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव आ सकते हैं उन पर एक पहले से ही चर्चा हो रही है। संगठन के साथ भी उन पर विचार विमर्श हो गया है। तो अब देखना यही है कि कैबिनेट की बैठक में किस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं। जी आस्था। जी हाँ, बिल्कुल। तो सुबह 11 बजे सेक्रेटरिएट में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद देखना होगा किस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं और कितने अप्रूव होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कोरोना के 2146 नए केस मिले हैं। कोरोना से 81 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में 6306 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कुल कोरोना के 3,23,483 नए केस सामने आए, जबकि कुल 2,72,428 लोग ठीक भी हुए। राज्य में कोरोना के 39,177 एक्टिव केसेज हैं, जबकि कुल 6,201 मरीजों की जान गई है। हालांकि अभी 11,704 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। तो उत्तराखंड का कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राज्य में 39,177 एक्टिव केसेज मौजूद हैं, लेकिन खास बात यह कि कोरोना केसेस के आने की तादाद में गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में 2146 नए मामले आए। 81 लोगों की हालांकि मौत भी हुई है कोरोना के कारण। राज्य में कोरोना के 39,177 एक्टिव केसेस इस दौरान मौजूद हैं। देहरादून में 330, तो हरिद्वार में 219 कोरोना के मामले हैं। नैनीताल में 261, तो पौड़ी में 181 केस इस वक्त हैं। पिथौरागढ़ में 252, रुद्रप्रयाग में 98 केस इस वक्त एक्टिव हैं। ऊधम सिंह नगर में 205, उत्तरकाशी में 103 केस, अल्मोड़ा में 178, बागेश्वर में 74 केस इस वक्त हैं। तो वहीं चमोली में 153, चंपावत में 41 केस सामने आए हैं। और अब एक बड़ी खबर, देश में कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आ गया है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,86,000 केस। एक्टिव केसेस की संख्या 23,43,152 हुई है। तो देश भर के आंकड़ों में भी जो नए संक्रमित मामले हैं उसमें गिरावट जारी है। 24 घंटे में 1,86,000 केस देश भर से सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या 23 लाख के पार है इस वक्त देश में। कोरोना का ताजा आंकड़ा सामने आया है, गिरावट लगातार जारी है। 1,86,000 केस 24 घंटे में सामने आए हैं। 23,43,152 संख्या इस वक्त एक्टिव केसेस की पूरे देश भर में मौजूद है। 24 घंटे में सामने आए हैं 1,86,000 केस। एक्टिव केसेस की संख्या हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि बीते 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं उसमें हर दिन गिरावट देखी जा रही है। आज भी 1,86,000 मामले सामने आए हैं। उधर धारचूला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम कोविड पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले एएनएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में चार्ज लिया था। उसकी जांच ज्वाइनिंग के समय की थी और अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके चलते ओपीडी के 2 दिन के लिए उसको बंद कर दिया गया। इमरजेंसी के साथ वैक्सीनेशन हालांकि जारी रहेगा। और अब बड़ी खबर देहरादून से, ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या के मामले में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या अब 155 पहुंच गई है। ब्लैक फंगस से अभी तक 14 मरीजों की मौत उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। ब्लैक फंगस के 13 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के ऊधम सिंह नगर में 1, देहरादून में 148, नैनीताल में 6 मरीज सामने आए हैं। तो ब्लैक फंगस के मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर हरिद्वार के अस्पतालों में अलर्ट है। हरिद्वार में हालांकि ब्लैक फंगस के अभी तक ज्यादा मामले नहीं है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहां पूरी सावधानी बरती जा रही है। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिफिकेशन हो गया है उसको, उसका पूरा डाटा सब कुछ हमको ही करने हैं। तो परसों मैंने शासन के द्वारा आया है, हमने नोडल भी उसका बनाया हुआ है। और जो भी ब्लैक फंगस इसका आएगा तो उसको हम लोग तत्काल देख रहे हैं। हमारे जिले से भी 6 हैं जो एम्स या जौलीग्रांट में भर्ती हैं। उधर पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल काशीपुर के दौरे पर पहुंचे। उस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कोविड कर्फ्यू हटाने को लेकर कल कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। चुफाल ने कहा कि 31 मई से आगे कर्फ्यू बढ़ाना है या नहीं, इस पर फैसला कैबिनेट की बैठक में होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अब कोरोना कंट्रोल में है। तारीख तक तो लॉकडाउन है
इसके बाद देखेंगे, बैठेंगे, उसके बाद तय करेंगे, कैबिनेट बैठेंगे, कल कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। तो क्या लॉकडाउन हटाया जा सकता है? नहीं, अब देखेंगे, पहली तारीख तक तो है ही है। पहली तारीख तक के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे केसेस कम हो रहे हैं, फिर तो हटना पड़ेगा। बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए सभी को बयानबाजी से बचना चाहिए। आईएमए ने योग ग्रुप पर 1000 करोड़ की मानहानि का दावा किया है और माफी मांगने की मांग की है। रामदेव जी और आईएमए एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि आईएमए ने रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया। तो भारत में एक कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा। देखिए, इस समय हमारा सभी से निवेदन था, हमने विपक्षी दलों को भी कहा कि इस समय कोई राजनीति करने का या आपस में बहस करने का समय नहीं है। इस समय सामूहिक प्रयास से मानवता की रक्षा करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। तो देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में ताउते चक्रवाती तूफान का असर खत्म होते ही पिछले 3 दिनों से गर्मी का सितम जारी है। मैदानी इलाकों में तेज धूप से पारा बढ़ गया है। पिछले 3 दिनों में तापमान 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी गर्मी में और बढ़ोतरी होगी। तो देखिए, ताउते तूफान का असर खत्म होने के बाद किस तरह गर्मी बढ़ रही है। मैदानी इलाकों में तेज धूप निकलने लगी है। पारा 35 डिग्री के पार अभी से पहुंच रहा है। 7 फरवरी को जोशीमठ में आई आपदा को लोग अब तक भुला नहीं पाए हैं। इस बीच ग्रामीणों ने अब यह दावा किया है कि उन्होंने ऋषि गंगा नदी के ऊपर पहाड़ियों में ग्लेशियर्स में दरार देखी है और अब ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन को इस इलाके का सर्वे कराना चाहिए। तबाही की ये तस्वीरें इसी साल 7 फरवरी की हैं, जब जोशीमठ में भीषण आपदा आई थी। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। जिस किसी ने बर्बादी के इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसके दिलों में आज तक खौफ है। सात फरवरी की दहशत अभी दिलों से गई नहीं है कि एक और मुसीबत सामने खड़ी है। ग्रामीणों के दावों पर यकीन करें तो ऋषि गंगा नदी की ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर्स में दरार पड़ गई है। दरअसल ग्रामीणों की एक टोली ऋषि नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर मुआयना करने गई थी। लोगों का आरोप है कि उन्होंने वहां पर ग्लेशियर्स में दरारें देखी हैं। आशंका है कि अगर फिर से कोई ग्लेशियर टूटा तो बड़ी तबाही हो सकती है। लोगों की तरफ से प्रशासन से मांग की गई है कि इस इलाके की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि समय रहते उन्हें आपदा की जानकारी मिल सके। 7 फरवरी को भी ऋषि गंगा नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर ग्लेशियर टूटा था, जिससे ऋषि गंगा नदी में उफान आ गया था। पहाड़ के साथ मलबा तेजी की तरफ निचले इलाकों की तरफ बढ़ा था, जिससे रेणी गांव के पास बना पावर हाउस और तपोवन में बना पावर हाउस तबाह हो गया था। इस त्रासदी में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें से अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। उधर ऋषि गंगा के जलगाम क्षेत्र में ग्रामीणों ने ग्लेशियर्स पर जो दरार देखी है, इस पर विशेषज्ञों ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। रही बात खतरे की, तो मेरा इस बारे में ये कहना है कि जब तक हम उस पर्टिकुलर ग्लेशियर की उस स्थिति को, वस्तु स्थिति को न देख लें, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये खतरे में है या नहीं है। और जो रही बात अभी पिछले दिनों जो 7 फरवरी में जो घटना हुई थी, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो क्रिवासिस डेवलप हुए थे, जो क्रैक्स डेवलप हुए थे उस आइस मास के ऊपर और रॉक मास के ऊपर, जिसकी वजह से ये घटना हो गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।